सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th में पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी जो बेसिक डिटेल है वो पढ़ते हैं। इन क्लास 9 you have studied that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government। आप 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें सारी शक्तियाँ सरकार के किसी एक अंग में निवास नहीं करती है। वास्तव में जो सरकार के जो 3 अंग होते हैं, अपन नोट में देखते हैं इधर, तो सरकार के जो 3 अंग होते हैं वो 3 अंग कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वास्तव में जो लोकतंत्र है उसमें शक्तियों का जो वितरण है वो इन्हीं तीनों अंगों के बीच में किया जाता है। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ power among the legislature, executive and judiciary is very important for the design of democracy। और एक महत्वपूर्ण या जो पावर शेयरिंग होती है वो वास्तव में सरकार के तीनों अंगों के बीच में, जिनके नाम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, वो होते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। इन दिस चैप्टर द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। इस चैप्टर में जो प्रथम चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसमें जो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो डिटेल से समझाया गया है। ड्रॉविंग पैरेलल्स बिटवीन द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पे ड्रॉविंग के माध्यम से 2 देश जो है, एक तो यूरोपियन कंट्री बेल्जियम है और दूसरा देश जो श्रीलंका है, जो साउथ एशिया में स्थित है, वहाँ पे दोनों देशों के बीच में जो पावर शेयरिंग है उसका समानांतर विवरण इस पाठ में दिया गया है। आल्सो यू विल लर्न द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसके साथ ही आप पावर शेयरिंग के जो डिफरेंट फॉर्म्स है उनके बारे में भी सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन चैप्टर 1 में जो पावर शेयरिंग का है उसमें बेल्जियम की जो स्टोरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है वो यूरोप में एक छोटा सा देश है। विथ ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़, अबाउट हाल्फ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। लगभग पॉपुलेशन जो बेल्जियम कंट्री की है वो 1 करोड़ है, जो भारत का जो राज्य हरियाणा है उसकी लगभग आधी जनसंख्या है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% स्पीक डच लैंग्वेज। देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें 59% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि 40% 40% ऑफ पीपुल स्पीक फ्रेंच, और 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। एंड द रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन, और बचे हुए जो 1% है वो जर्मन बोलते हैं। लुक एट द मैप बिलो टू नो द लैंग्वेज वेरिएशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का जो नक्शा है उसमें अपन लैंग्वेज वेरिएशन के बारे में देखेंगे। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। जबकि यहाँ पे अपन बेल्जियम का अगर लैंग्वेज वेरिएशन में देखते हैं तो पॉपुलेशन जो ज़्यादा है वो है डच लैंग्वेज को स्पीक करने वालों की, यानी 59% लोग डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं। जबकि वास्तव में अगर देखें तो 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो ज़्यादा धनवान और पावरफुल है। सो दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। इसलिए वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट प्राप्त करते हैं एंड एजुकेशन का भी
प्राप्त करते हैं। दिस क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। इस प्रकार जो ये डच लैंग्वेज स्पीक करने वाले और फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करने वाली जो कम्युनिटी है उनके बीच में संघर्ष चला, वो 1950 से 60 के दशक में चला था। यहाँ पे अपन नोट में देखते हैं इधर, तो यहाँ पे बेल्जियम इज़ ए यूरोपियन कंट्री, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। इन दिस कंट्री लैंग्वेज वेरिएशन इज, इस कंट्री में अपन देखें तो लैंग्वेज वेरिएशन जो है वो डच लैंग्वेज को स्पीक करने वाले जो लोग हैं वो है 59%, और फ्रेंच लैंग्वेज को स्पीक करने वाले जो लोग हैं वो 40% है, जो रिच और पावरफुल है और जो इकोनॉमिक रूप से भी डेवलप है और एजुकेशन रूप से भी डेवलप है। बाकी जो रिमेनिंग जो लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, वो है 1%। इन दोनों के बीच में संघर्ष चला 1950 से लेकर 60 के बीच में। अब नाउ वी विल सी पावर शेयरिंग एमंग दीज कम्युनिटीज़। अब इनके बीच में बेल्जियम में किस प्रकार से पावर शेयरिंग हुई वो हम देखेंगे। ये बेल्जियम का मैप आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बेल्जियम है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस की तुलना में अपन देखें तो बेल्जियम जो है वो एक छोटा सा स्टेट है, और यहाँ जो उसकी राजधानी है वो लग्जमबर्ग आपको दिख रही है। उसके नॉर्थ में नीदरलैंड्स है, और अगर इसके वेस्ट में देखें तो यहाँ पे यूके है। इधर बेल्जियम जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। यहाँ पे एक टर्म्स यू नीड टू नो प्रूडेंशियल, विवेकपूर्ण जो शासन होता है वो क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन प्रूडेंस। ये जो इस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है वो जो डिसीजन मेकिंग करती है वो विवेक पर आधारित होती है, और ऑन ए केयरफुल कैलकुलेशन, और एक ध्यानपूर्ण कैलकुलेशन करते हैं ऑफ गेन्स, क्या प्राप्त किया है और क्या वो खो रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विवेकपूर्ण शासन व्यवस्था से तात्पर्य है कि वो विवेक के आधार पर डिसीजन लेती है कि उनको क्या नुकसान हो रहा है और क्या प्राप्ति होती है। अगर लाभ की मात्रा अधिक है तो वो डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे वापस अपन बेल्जियम का जो मैप है वो कम्युनिटी एंड रिलीजियस आधार पर यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ छोटा सा जो आपको ये दिख रहा है वो है ब्रुसेल्स, जहाँ कैपिटल है, और यहाँ पे जो आपको ये डच स्पीकिंग वाले ये लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग करने वाले जो लोग हैं यहाँ पे निवास करते हैं। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में जो संवैधानिक सुधार हुआ वो किस प्रकार से हुआ वो अपन देखेंगे। इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल। यहाँ बेल्जियम में अपन देखें तो गवर्नमेंट ने जो कम्युनिटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने संविधान को, जो बेल्जियम का संविधान है उसको 4 टाइम्स 4 बार संशोधित किया, एंड केम अप विथ ए न्यू मॉडल टू रन द गवर्नमेंट। और उन्होंने ये समझौता किया कि एक नया मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी गवर्नमेंट को रन करने के लिए, यानी गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक नए मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी। वो किस प्रकार से उन्होंने सुधार किया वो आगे अपन देखेंगे। बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल में क्या है या नोट है नहीं। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। पहला अपन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन
prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सुधार किया गया कि जो डच स्पीक करने वाले जो लोग हैं और जो फ्रेंच स्पीक करने वाले जो लोग हैं उनके जो मिनिस्टरों की जो संख्या है वो इक्वल होगी। किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में। किसमें होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट में। एंड सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, और कुछ विशेष जो कानून है वो मेजोरिटी के जो मेंबर है उनको सपोर्ट करने के लिए भी होंगे। फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, और जो होंगे प्रत्येक भाषाई आधार पर जो ग्रुप बने हुए हैं, यानी यहाँ पे अपन देखा कि डच स्पीक करने वाले हैं और फ्रेंच स्पीक करने वाले जो लोग हैं वो उनके आधार पर उनको सपोर्ट करने के लिए प्रत्येक भाषाई आधार पर जो ग्रुप है उनके लिए कुछ स्पेशल कानून का निर्माण भी बेल्जियम के संविधान में किया गया। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। यहाँ इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि कोई भी सिंगल जो कम्युनिटी है वो पूर्ण रूप से डिसीजन लेने में समर्थ नहीं है। यानी बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार से लेकर वहाँ कानून निर्माण तक जो है वो एक दूसरे की जो कम्युनिटी है उनकी सहायता से ही वो सुधार या लॉ मेकिंग हो सकता है। सेकंड अपन देखेंगे द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ देखेंगे कि जो जिस प्रकार एकात्मक यूनिटेरी जो गवर्नमेंट होती है उसमें स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सबऑर्डिनेट होती है, लेकिन यहाँ पे बेल्जियम मॉडल में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, नॉट सबऑर्डिनेट। आगे देखेंगे थर्ड है ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रुसेल्स में जो है वो एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें दोनों जो कम्युनिटी होगी उनका समान रूप से प्रतिनिधित्व होगा। यहाँ पे ब्रुसेल्स जो है वो वहाँ की राजधानी है। फोर्थ है ए पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस इनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड तीसरे प्रकार की भी गवर्नमेंट है वहाँ पे, उसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक नया यहाँ पे शब्द आया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट आगे अपन देखेंगे क्या होता है। कम्युनिटी का मतलब होता है जाति आधार पर या भाषाई आधार पर किसी कम्युनिटी का गठन होता है और उसको प्रतिनिधित्व देते हुए उस सरकार का निर्माण किया जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट वो होती है जो उन लोगों के द्वारा चुनी जाती है जो किसी विशेष कम्युनिटी से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे जो कम्युनिटी का निर्माण है बेल्जियम में वो लैंग्वेज के आधार पर किया गया है, इसलिए यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो गठन है वो लैंग्वेज बेस्ड जो कम्युनिटी है उनके आधार पर किया जा रहा है। वो कौन कौन से हैं? डच स्पीक करने वाले, फ्रेंच स्पीक करने वाले और जर्मन स्पीक करने वाले जो लोग हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट का को इलेक्ट करते हैं। नो मैटर वेयर दे लिव, ये कोई मैटर नहीं करता कि वो कहाँ निवास करते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो शक्ति रखती है किस आधार पर? संस्कृति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यू है उनसे संबंधित जो भी कानून का निर्माण करना है, सुधार करना है या कोई सिक्योरिटी देनी है या संरक्षण प्रदान करना है, वो इस प्रकार के कानूनों का निर्माण कम्युनिटी गवर्नमेंट करती है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका का जो मॉडल है वो देखने को मिल रहा है। स्टोरी ऑफ श्रीलंका। नाउ लेट्स टेक ए सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री इन श्रीलंका। इस बेल्जियम की तरह ही अब श्रीलंका की जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो किस प्रकार से है उसके बारे में भी जान लेते हैं। इट इज़ एन आइसलैंड नेशन हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़। ये एक द्वीपीय देश है जो लगभग
2 करोड़ इसकी जनसंख्या है, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। जैसे हरियाणा में 2 करोड़ जनसंख्या है, यहाँ जनसंख्या के आधार पर अपन डिफरेंस देखें तो यहाँ पे बेल्जियम में 1 करोड़ जनसंख्या थी और श्रीलंका में 2 करोड़ जनसंख्या है। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका भी विविधतापूर्ण जनसंख्या यहाँ पे है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हला स्पीकर्स, यहाँ सबसे बड़ा जो सोशल ग्रुप है वो सिंगली जो भाषा है सिन्हल उसको बोलने वाले हैं 74%, एंड द तमिल स्पीकर्स 18%, और जो तमिल भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो 18% है। एमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स, यहाँ भी जो तमिल भाषी जो लोग हैं उनमें 2 सब ग्रुप्स है। पहला है श्रीलंकन तमिल्स, पहले वे लोग हैं जो श्रीलंका के स्थायी निवासी मूल निवासी तमिल है, और दूसरे जो है वो भारतीय तमिल है। यू कैन सी द मैप बिलो टू नो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका। आप नक्शे में देख पाएंगे कि जो श्रीलंका में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है विभिन्न कम्युनिटियों के बीच में। इन श्रीलंका द सिन्हला कम्युनिटी इंजॉयड द बिगर मेजोरिटी एंड इम्पोज्ड इट्स वेल ऑन द एंटायर कंट्री। श्रीलंका में देखें तो सिन्हला जो कम्युनिटी है वो इन्होंने इंजॉय किया है बिगर मेजोरिटी को, जो मेजोरिटी का जो शासन होता है उसको इंजॉय किया है, और इम्पोज्ड और इसको इम्पोज किया है विल ऑन द एंटायर कंट्री, और पूरे देश पर इसको लागू किया है। यहाँ पे अपन में तमिल स्पीकर के बारे में बताना है कि यहाँ पे जो तमिल स्पीकर्स हैं वो इंडियन है और श्रीलंकन है। इंडियन वो तमिल्स है जो अंग्रेज़ों के समय चाय के बागानों में काम करने के लिए या मजदूरों के रूप में काम करने के लिए श्रीलंका लेके गए थे, और बाद में वो वहीं बस गए और वहाँ के स्थायी निवासी बन गए। यहाँ श्रीलंका का मैप आपको दिख रहा है। यहाँ जो श्रीलंका है वो एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में या साउथ में बसा हुआ है। यहाँ पे हमने जाना था कि जो सिन्हला जो कम्युनिटी है वो मेजोरिटी है, मेजोरिटी में। अब मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटेरियन क्या होता है? बहुसंख्यकवाद। इट्स ए बिलीफ, ये एक विश्वास है दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स, कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है यानी जो बहुसंख्यक जो कम्युनिटी है, जो समाज है, वो एबल होती है, समर्थ होती है पूरे देश में शासन करने के लिए जैसे वह चाहती है, यानी अपने अनुसार कानूनों का निर्माण करना, अपने अनुसार अधिकारों को लागू करना और अपने अनुसार ही कानूनों में संशोधन करना। यह मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट होती है उसकी विशेषता होती है। अब जानेंगे यहाँ पे जो आपको श्रीलंका का मैप दिख रहा है, यहाँ पे जो ये जो कलर है वो सिन्हला कम्युनिटी जो है वो निवास करती है। यहाँ पे जो ये तमिल लोग जो है वो यहाँ पे निवास करते हैं और जो लगभग उत्तर और पूर्व की ओर बसे हुए हैं। इस प्रकार से श्रीलंका में जो है वो कम्युनिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। अब मेजॉरिटी जो है वो श्रीलंका में किस प्रकार से मेजॉरिटी गवर्नमेंट है वो और उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में या स्वतंत्र देश के रूप में श्रीलंका जो है विश्व के सामने आया 1948 में। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। द सिन्हला कम्युनिटी वाज इन द मेजोरिटी, और जो सिन्हला कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में थी। सो दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट का निर्माण किया। दे आल्सो फॉलोड
preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. इस प्रकार जो सिनेला कम्युनिटी है उन्होंने विशेष पॉलिसियों का निर्माण किया जो सिनेला के जो कम्युनिटी है उनको फेवर करती है यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब्स में. These measures taken by the government gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. और इस प्रकार की जो डिसीजन जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा जो लिए गए हैं उनमें श्रीलंकन जो तमिल लोग थे उनके मध्य These measures taken by the government gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. इस प्रकार की जो डिसीजन जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए वो श्रीलंकन जो तमिल्स थे उनमें अलगाव की जो स्थिति है उसको पैदा किया, उसको बढ़ाया. श्रीलंकन तमिल्स felt that constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignore their interests. इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो लगातार श्रीलंका के जो तमिल लोग थे उनमें बढ़ी और उन्होंने महसूस किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसी हैं वो उनके समान जो सिन्हला कम्युनिटी के समान पॉलिटिकल राइट और उनके समान ही जो जॉब्स और उनके समान ही जो अपॉर्चुनिटी है और उनके जो इंटरेस्ट है उनको डिनाइड किया है, यानी उनको मना किया है, उनको उनके समान बराबर अधिकार, बराबर शिक्षा, बराबर रोज़गार और बराबर अवसर उपलब्ध नहीं हुए हैं. और इसी के साथ उनके जो इंटरेस्ट थे वो भी जो हित थे उनको भी इग्नोर किया गया है. Due to which the relationship between the Sinhala and Tamil communities become poor. और इसी कारण से, इसी फीलिंग्स के कारण जो सिन्हला कम्युनिटी और जो तमिल कम्युनिटी है उनके बीच में जो रिलेशन थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते गए. श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. इस प्रकार जो श्रीलंकन जो तमिल्स थे उन्होंने पार्टियों को लॉन्च किया, नई पार्टियों का गठन किया और अपनी जो श्रीलंका में जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए भी उन्होंने संघर्ष शुरू किया और इक्वलिटी और सिन्हला कम्युनिटी के समान ही उनको भी अवसर मिले शिक्षा में और रोज़गार में, इसलिए उन्होंने पार्टी के माध्यम से संघर्ष शुरू किया. बट देयर डिमांड वाज रिपीटडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट. और लेकिन उनकी जो डिमांड थी, समानता की जो डिमांड थी वो बार बार गवर्नमेंट के द्वारा, श्रीलंकन जो गवर्नमेंट थी जिसमें सिन्हला कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी उनके द्वारा बार बार इसको डिनाई कर दिया गया. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्न इनटू ए सिविल वार. और इस प्रकार दोनों के बीच में जो अविश्वास था वो विस्तृत संघर्ष के बीच में बदल गया और धीरे धीरे गृह युद्ध में तब्दील हो गया. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. और इसी का परिणाम हुआ कि जो हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस सिविल वार में दोनों ही कम्युनिटी से मारे गए. Many families were forced to leave the country. और बहुत सारी जो परिवार थे उनको बाध्य किया गया टू लीव, कंट्री को छोड़ने के लिए, एज रेफ्यूजीज, शरणार्थी के रूप में. एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स. और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को छोड़ दिया. द सिविल वार एंडेड इन 2009. जो गृह युद्ध था वो 2009 में समाप्त हुआ. एंड कोज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द
सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ इन द कंट्री। कारण बना एक भयानक व्यवस्था जो सामाजिक और सांस्कृतिक और इकोनॉमिक लाइफ जो थी कंट्री में, उसका एक कारण बना। What have you learned about from the stories of Belgium and श्रीलंका? श्रीलंका की जो स्टोरी है और जो बेल्जियम की जो स्टोरी है उससे आपने क्या सीखा है? पहला, बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही देशों में लोकतंत्र है, बट दे डील्ड डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, लेकिन दोनों ने जो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग तरीके से डील किया। एक तरफ देखें तो बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की डच स्पीक वाले लोगों के साथ और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उनके साथ। दूसरी तरफ श्रीलंका ने में जो मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट थी उसका गठन किया और धीरे धीरे एक जो कम्युनिटी थी वो अपने आप को अलगाव की स्थिति में उनको पाया। In Belgium, the leaders have realized that the unity of country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities. जहाँ बेल्जियम में अपन देखें तो वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि यूनिटी ऑफ कंट्री, देश की एकता तभी पॉसिबल है जब रेस्पेक्टिंग ऑफ फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट, फीलिंग्स और इंटरेस्ट जो है, भावनाएं और जो हित है उनको रेस्पेक्ट करते हुए, जो दोनों विभिन्न प्रकार की जो कम्युनिटी है उनको उनकी भावनाओं और उनके हितों का रेस्पेक्ट किया जाए और उनको बराबर का अधिकार दिया जाए। दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर, और इसी का परिणाम हुआ कि दोनों ही समुदायों के द्वारा सरकार जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसको स्वीकार किया गया और इस प्रकार से पावर शेयरिंग हुई। वहीं श्रीलंका में देखें, श्रीलंका शोज दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और श्रीलंका का जो पावर शेयरिंग जो कॉन्सेप्ट है वो ये दिखाता है कि अगर बहुसंख्यक जो कम्युनिटी है वो वांट्स चाहती है टू फोर्स इट्स डोमिनेंस, अपना आधिपत्य अगर स्थापित करना चाहती है ओवर अदर्स, दूसरी कम्युनिटियों के ऊपर, एंड रिफ्यूजेज टू शेयर पावर, और पावर शेयरिंग से मना करती है, तो ये देश की जो यूनिटी है उसको कमज़ोर करती है। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, वास्तव में पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों है वो हम जानेंगे। यू विल फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन इन पॉइंट्स बिलो, आप अपने जो आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर पाएंगे इन 2 पॉइंट्स में जो नीचे दिए गए हैं उनमें। पावर शेयरिंग इज़ गुड, पावर शेयरिंग अच्छी है, क्यों? इट्स हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पहला कारण यह है कि ये जो सोशल ग्रुप्स है उनके बीच में जो संघर्ष होता है उसकी पॉसिबिलिटी को ये ख़त्म करता है, कम करता है। ये यानी ये अगर विभिन्न किसी देश में विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी रहती है भाषाई आधार पर या धर्म के आधार पर, अगर पावर शेयरिंग होती है तो उनके बीच में जो संघर्ष है उसकी संभावनाएं कम होती है। और दूसरा रीज़न क्या है? इज़ दैट डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. और दूसरा रीज़न जो है वो एक लोकतांत्रिक शासन में जो पावर शेयरिंग को स्वीकार करता है विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, और जो एक्सरसाइज की हुई है उनसे अफेक्टेड जो पावर शेयरिंग है उसको ये स्वीकार करता है, एंड हु हैव टू लिव इट्स इफेक्ट्स, और इसके जो प्रभाव है उनको भी ये मानता है। पीपुल हैव ए राइट, लोगों को अधिकार होता है टू बी कंसल्ट करने के लिए, ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, कि वो किस प्रकार से शासन
करते हैं। यानी दूसरा कारण ये है कि पावर शेयरिंग के माध्यम से लोगों को, जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको सरकार में भागीदारी करने का मौका मिलता है और सरकार में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अपने आप का जो सहयोग है वो उसमें कर सकते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड सेकंड द मॉरल। यहाँ अपन कह सकते हैं कि पहला जो रीजन है वो विवेकपूर्ण शासन व्यवस्था का है और दूसरा जो है वो नैतिक है। यानी नैतिक आधार पर भी पावर शेयरिंग अच्छी है और विवेकपूर्ण आधार पर भी देखें तो पावर शेयरिंग की आवश्यकता होती है। द प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। जो विवेकपूर्ण जो तर्क है वो बल देता है कि पावर शेयरिंग लाएगी बेटर आउटकम्स, बेहतर परिणाम। वेरेज द मॉरल रीजन्स इम्फेसाइज, और जो नैतिक रीजन है वो जोर देता है द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, कि जो पावर शेयरिंग का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मूल्यवान है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। Most of you must think that power sharing equal to dividing power, equal to weakening the country। आप में से अधिक बहुत से ये सोचते होंगे कि पावर शेयरिंग का अर्थ ये होता है डिवाइडिंग पावर, कि शक्ति को डिवाइड करना, बांटना और किसी देश को कमज़ोर करना। ये आप देखिए, डिवाइडिंग पावर ये शक्ति को बांटना और किसी देश को कमज़ोर करना। द सिमिलर थिंग वाज बिलीव्ड इन द पास्ट, और इसी प्रकार की जो विश्वास था वो पहले भूतकाल में लोग करते थे। इट वाज एज्यूम दैट ऑल द पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस। और यह विश्वास किया जाता था कि जो सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं, गवर्नमेंट की जो सभी प्रकार की शक्तियां मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन, एक व्यक्ति के साइड में होनी चाहिए, और ग्रुप्स ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस, या बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह जो एक स्थान पर लोकेटेड इन स्थित हो, यानी सरकार के किसी एक अंग में होनी चाहिए। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक क्विक डिसीजंस एंड टू इन्फोर्स देम। अन्यथा ये बहुत मुश्किल होगा टू मेक क्विक डिसीजन। सरकार की संकटकाल की स्थिति में सरकार क्विक डिसीजन नहीं ले पाएगी और उनको लागू नहीं कर पाएगी। बट दीज नेशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। और इस प्रकार जो है, लेकिन इस प्रकार के जो देश है उन्होंने इस थ्योरी को बदल दिया डेमोक्रेसी में। इन ए डेमोक्रेसी पीपुल रूल themselves थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी में हम देखें तो लोग शासन करते हैं संस्थाओं के माध्यम से, जो स्वशासन की ओर अग्रसर करती है। Everyone has a voice in the shaping of public policies। प्रत्येक व्यक्ति आवाज़ रखता है, प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करता है पब्लिक पॉलिसी के निर्माण में। Therefore, in a democratic country, political power should be described among citizens। इसी कारण से जो लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वो अपनी राजनीतिक शक्ति को विभिन्न लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरित करते हैं, ताकि पावर शेयरिंग हो सके। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स एज मेंशन्ड बिलो। वर्तमान जो लोकतंत्र है उसमें पावर शेयरिंग विभिन्न प्रकार की हो सकती है जो नीचे बताई गई है। पहला है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। Power is shared between
पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ हम देखते हैं कि जो शक्ति है वो शेयर की जाती है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में। या आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ये जो पावर शक्ति का वितरण जो है वो हॉरिजेंटल वितरण कहलाता है। बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। और ये अलाउज करती है, क्यों? क्योंकि ये अलाउज करती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनके बीच में प्लेस्ड एट द सेम लेवल, जो समान लेवल पर स्थित है, एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, जो अलग अलग शक्तियों के साथ एक्सरसाइज करते हैं। यानी अलग अलग जो सरकार के अंग हैं उनको अलग अलग शक्तियाँ वितरित की जाती है। सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इस प्रकार का जो शक्ति का जो सेपरेशन है, वितरण है, वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी सरकार का जो अंग होता है वो अनलिमिटेड पावर का यूज़ नहीं करे। अगर अनलिमिटेड पावर का यूज़ करेंगे तो वापस वहाँ पावर शेयरिंग नहीं होगी। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, और प्रत्येक जो अंग है वो दूसरे को चेक करता है, यानी दूसरे की शक्ति जो है उसको संतुलित करता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, जो अरेंजमेंट होता है सरकार के अंगों के बीच में, वो सिस्टम चेक एंड बैलेंस कहलाता है। फेडरल गवर्नमेंट, और जो संघात्मक जो सरकार होती है उसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। और जो शक्तियों का जो वितरण है वो सरकार के जो विभिन्न प्रकार के जो लेवल है उनमें भी पावर शेयरिंग की जा सकती है। जैसे जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, यानी पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल रीजनल लेवल विच इज़ कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। और सरकारें जो क्षेत्रीय आधार पर जिनका निर्माण होता है, यानी केंद्र पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक अलग सरकार, और विभिन्न देश का जो विभिन्न प्रांतों में या क्षेत्रीय आधार पर जो बंटवारा होता है उनके लिए अलग सरकारें जो होती है उनमें भी पावर शेयरिंग की जा सकती है। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उसको संघात्मक सरकार भी कहते हैं, जो अपना सेकंड चैप्टर है। थर्ड जो है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो पावर शेयरिंग है वो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक ग्रुप है उनमें भी की जा सकती है। पावर मे आल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इस प्रकार के जो ग्रुप है वो धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर इन प्रकार के ग्रुपों का निर्माण किया जा सकता है। और यहाँ पे कम्युनिटी टाइप जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है उसका निर्माण किया जा सकता है, जैसे हमने बेल्जियम में देखा है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। और बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इस पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज ए फेयर शेयर इन पावर। इस प्रकार का जो मेथड होता है वो प्रदान करता है अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी होती है उनको भी समानता का अधिकार प्रदान करता है और पावर शेयरिंग में उनको हिस्सा भी देता है। अदर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो चौथा प्रकार का है वो इनके अलावा जो पावर शेयरिंग होती है वो कौन सी होती है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। इसके अलावा पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं उनके मध्य में
दबाव समूह में और विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन होते हैं उनमें भी जो सरकार पर या पावर पर इफेक्ट करता है उनमें भी पावर शेयरिंग की जा सकती है। When two or more parties from an alliance the contest election and if they get elected, जब दो या दो से अधिक पार्टियां का जो गठबंधन होता है वो चुनाव एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बाद में जीतते भी हैं और वो सरकार का जो निर्माण करते हैं उसको कोलिएशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार कहते हैं। और इस प्रकार जो गठबंधन सरकार होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टियों के मध्य पावर शेयरिंग होती है। कुछ इस पार्ट में कुछ शब्दावलियाँ हैं जो हमें जाननी चाहिए। चेक एंड बैलेंसेज, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, जो हॉरिजेंटल जो पावर शेयरिंग है उसमें हमने देखा था। इन दिस सिस्टम ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट चेक्स द अदर्स, इस प्रकार के सिस्टम में गवर्नमेंट के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे को चेक्स करते हैं और विच रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, जो परिणाम देती है बैलेंस के रूप में, शक्तियों के बैलेंस के रूप में, संतुलन के रूप में। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जब सरकार के तीनों अंग को शक्तियों का जो वितरण किया जाता है वो सरकार का कोई भी अंग अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग ना करे, अपनी सीमाओं के में रहे और जो अपना कार्य उसी कार्य को करे और दूसरे सरकार के जो अंग हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करे, उसको चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत कहा जा सकता है। कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, जब दो या दो से अधिक पार्टियां जो होती है वो किसी गठबंधन का निर्माण करती है और वो चुनाव जीत कर आ जाती है और उसके बाद में वो सरकार बनाती है तो वहाँ पावर शेयरिंग होती है और इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है वो गठबंधन सरकार कहलाती है। प्रूडेंशियल, जब कोई भी निर्णय विधि या सरकार में पॉलिसीज का निर्माण विवेक के आधार पर होता है और उसी के आधार पर ये कैलकुलेशन लगाया जाता है कि इससे कितना लॉस और कितना गेन्स है, उसका कैलकुलेशन लगाते हुए जब पॉलिसीज़ का निर्माण होता है तो उसको प्रूडेंशियल कहा जा सकता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, इस प्रकार की जो सरकार होती है वो उन विशेष लोगों के द्वारा चुनी जाती है जो किसी लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी से जुड़ी हो या रिलीजियस बेस्ड कम्युनिटी से जुड़ी हो, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाती है। बहुसंख्यकवाद, जब बहुसंख्यक जो कम्युनिटी होती है वो पूरे देश पर शासन करती है और इसी प्रकार नियम लागू करती है जो खुद के लिए हितकारी हो, उसको बहुसंख्यक सरकार भी कहा जा सकता है। सभी को धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी को अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।